हेलो एवरीवन, दिस इज काजल ब्याव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत वाटर ए प्रीसियस रिसोर्स के बारे में पढ़ा था, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जल हमारे लिए एक अमूल्य संसाधन के रूप में कैसे उपस्थित है। ठीक है, उसी प्रकार हम लेसन 17 के अंतर्गत फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात वन हमारे जीवन में कैसे भूमिका निभाते हैं या हमारे जीवन के लिए वन कितना इम्पोर्टेंट है। इस अध्याय में हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वन इवनिंग बुझो entered द पार्क with an elderly person. He introduced him to his friends. एक शाम क्या होता है, बुझो एक बड़े आदमी के साथ पार्क में टहलने जाता है और उस व्यक्ति का परिचय अपने दोस्तों से कराता है। प्रोफेसर अहमद was a scientist working in the university. प्रोफेसर अहमद उनका नाम रहता है, वो प्रोफेसर के पद पे कार्यरत रहते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक रहते हैं और यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहे होते हैं। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग वाइल प्रोफेसर अहमद सैट ऑन ए बेंच इन द कॉर्नर। चिल्ड्रन क्या करते हैं, पार्क में जब गए रहते हैं तो वो खेलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन प्रोफेसर अहमद वहीं एक कॉर्नर पे बेंच पे जाके बैठ जाते हैं। He was tired as he had participated in the Golden Jubilee celebration of the town. शहर में गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन होता है, जिसको पार्टिसिपेट करने के कारण वो थक गए रहते हैं, जिसके कारण वो कॉर्नर में जाके बेंच पे वो आराम कर रहे होते हैं। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। जो बच्चे खेल रहे होते हैं उनके पास आते हैं और चारों तरफ बैठ जाते हैं। दे वांटेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन, वे सेलिब्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं। प्रोफेसर अहमद told them that after the cultural program the senior people discussed the town unemployment problem. प्रोफेसर अहमद कहना शुरू करते हैं कि जैसे ही सांस्कृतिक प्रोग्राम की समाप्ति होती है, जो सीनियर्स हैं, जो बड़े बड़े पीपल हैं, वो शहर में जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो बेरोजगारी की समस्या है उस पर वो चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं। ए प्लान वाज प्रपोज्ड to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town. और एक प्लान बनता है कि आप क्या कीजिए कि शहर का कुछ जो आउटसाइड है, जो जंगल के एरिया में पड़ता है, उसको क्लियर करके वहाँ पे एक क्या किया जाए, फैक्ट्री स्थापित कर दिया जाए, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा और लोग अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति से बच पाएंगे। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ए चांस टू गेट जॉब। इसके माध्यम से जो शहर में जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है, उनको जॉब करने का, अर्थात नौकरी मिलने का चांस बढ़ जाएगा। द चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मेनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया। जो बच्चे हैं, जब वो इस बात को सुनते हैं, वो सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं कि इस आइडिया को और भी लोगों द्वारा इसको समझना चाहिए और इस पे चर्चा करना चाहिए। This is because the forest serve as green lungs and water purifying system in nature. अब यह क्यों होगा? जैसे कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्या करता है, वो एक ग्रीन लंग्स का काम करता है। ग्रीन लंग्स करने का मतलब क्या हुआ कि जितना हम पेड़ पौधा लगाएंगे, जैसे हम श्वास के रूप में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार जब हम ग्रीन फॉरेस्ट लगाएंगे, अर्थात पेड़ पौधे की संख्या में जब बढ़ोतरी होगी, तो वो हमें ऑक्सीजन देंगे और जितने भी पॉल्यूटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित हैं उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करने का काम करेंगे। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन, इसको प्रोफेसर अहमद के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज, बच्चे कन्फ्यूज हो गए रहते हैं। प्रोफेसर अहमद रियलाइज्ड दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड ए फॉरेस्ट। तो प्रोफेसर जो अहमद है, उनको रियलाइज होता है कि बच्चों ने जंगल को कभी विजिट नहीं किया है। द चिल्ड्रन ऑल्सो वांटेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट, और बच्चे और भी जंगल के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। सो दे डिसाइडेड टू विजिट इट विथ प्रोफेसर अहमद। तो वे जितने भी बच्चे हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोफेसर अहमद के साथ विजिट करना चाहिए फॉरेस्ट को। विजिट टू ए फॉरेस्ट। अब
जंगल का सफर स्टार्ट होता है। वन संडे मॉर्निंग, एक सुबह जब रविवार का समय होता है, द चिल्ड्रन पैक्ड ए फ्यू थिंग्स लाइक ए नाइफ, ए हैंड लेंस, ए स्टिक, ए नोटबुक एंड वॉक टुगेदर थ्रू ए फॉरेस्ट ट्रेल नियर ए विलेज। जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कुछ सामान पैक करते हैं जिसमें चाकू रहता है और हैंड लेंस रहता है, एक स्टिक रहता है, नोटबुक रहता है, और सारे बच्चे उस विलेज के नज़दीक से फॉरेस्ट जाना स्टार्ट करते हैं। ऑन देयर वे दे मेट टिबू, ए यंग बॉय ऑफ देयर एज ग्रुप। वो जैसे रास्ते में जाते हैं वो टिबू नामक एक लड़के से मिलते हैं जो उन्हीं के एज ग्रुप का व्यक्ति रहता है, जो विलेज के नज़दीक रहता है। हु वाज टेकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलोंग विथ हिज ऑन्ट। वो अपने आंटी के साथ क्या करता है, जो चरवाहे होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उनके लिए चारा इकट्ठा कर रहा होता है। ही वॉज वेरी एगाइल, यानी वो बहुत ही फुर्तीला रहता है, अर्थात काम करने में बहुत ही फुर्तीला। रनिंग हेयर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। जितने भी हर्ड रहते हैं, यानी जो चारा उसने इकट्ठा किया हुआ है, उसको वो जल्दी जल्दी इधर उधर दौड़ के उसको इकट्ठा करने का काम करता है। व्हेन ही सॉ द चिल्ड्रन, जैसे ही वो बच्चों को देखता है, टिबू ऑल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग विद देम, उनके साथ वो भी जाना स्टार्ट कर देता है। वाइल हिज आंट वेंट ऑन ए डिफरेंट पाथ, और वहीं उनकी जो आंटी है वो अलग रास्ते जाना स्टार्ट कर देती है। As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animal living in the forest. जैसे ही वो फॉरेस्ट में इंटर करते हैं बच्चे, तो तिब्बू जो कि पहले से ही जंगल में रहता है, वो हाथ अपना खड़ा करता है और सिग्नल देने का प्रयास करता है कि आप लोग क्या कीजिए, शांति बनाए रखिए, शोरगुल नहीं कीजिए, ताकि जो जंगल में जीव रह रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, अर्थात वो डिस्टर्ब ना हो। Tibu then looked them to a place at a height to show them the broad view of the forest. तिबू क्या करता है, उनको एक प्लेस पे लेके जाता है जो कि हाइट रहता है, अर्थात ऊंचाई पे लेके जाता है, ताकि वो फॉरेस्ट का नज़ारा देख सके। ताकि जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, जब हम बहुत ही ऊंचाई पे जाते हैं और वहां से अगर फॉरेस्ट का नज़ारा देखते हैं तो हमको लैंड नहीं दिखाई देता है, सारा हरा भरा दिखाई देता है। वही चीज़ इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। चिल्ड्रन were surprised because they couldn't see any land. चिल्ड्रेन क्या है, सरप्राइज है क्योंकि वो लैंड नहीं देख पाते हैं। द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड, और अलग अलग प्रकार के वृक्ष उनके टॉप पे ग्रीन कवर से होते हुए पूरे भूमि पर दिखाई देते हैं। हाउएवर, हालांकि द कवर वाज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन, जो कवर रहता है वो पूरी तरह से ग्रीन उतना नहीं दिखाई पड़ता है। कहीं पे जब ज़्यादा घना रहेगा तो ज़्यादा डार्क दिखाई देगा, कहीं कम वृक्ष होगा तो थोड़ा कम ग्रीन दिखाई देगा। द इन्वायरमेंट वॉज पीसफुल एंड ए कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। जो इन्वायरमेंट होता है, अर्थात कहने का मतलब वहाँ का जो पर्यावरण होता है वो बहुत ही शांतिनुमा होता है और वहाँ से ठंडी हवा बहती रहती है। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। इसके माध्यम से जो बच्चे हैं वो तरोताज़ा और खुशनुमा महसूस करते हैं। वाइल कमिंग डाउन, जैसे ही वो नीचे उतरते हैं, दे गॉट एक्साइटेड ऑन हियरिंग ए सडन साउंड ऑफ बर्ड्स एंड सम नॉइज फ्रॉम द टॉप ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। वे बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि जो जंगल में जीव हैं, बहुत प्रकार की पक्षियां हैं, और जो टॉप ब्रांचेज पे अलग अलग प्रकार के जीव उपस्थित है वो अपना साउंड निकालते हैं। तिबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वाज ए नॉर्मल फेनोमेनन हियर। तिबू उनको यहाँ पे आराम करने के लिए बोलता है और वो उनको बताता है कि यहाँ जंगल के लिए ये एक सामान्य सी घटना है। बिकॉज ऑफ the children present, some monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds. जब वहाँ पे बच्चों की उपस्थिति रहती है तो कुछ जो बंदर है वो बहुत ही ऊपर वृक्ष पे चले जाते हैं जहाँ पे वो पक्षियों को डिस्टर्ब करते हैं। एनिमल ऑफ्टन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। इसके अलावा जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं वो वार्निंग भी देते हैं ताकि जो अन्य जानवर हैं वो अगर उन पे खतरा आ रहा है तो वो सतर्क हो सके।
Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackals, porcupine, elephants live in the deeper areas of the forest. तिबू बोलता है वहां पे, तिबू जो कि बच्चों के साथ शामिल हो जाता है बाद में। बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं जैसे कि बोर, बिसन, जैकल्स, पर्क्यूपाइन, एलिफेंट्स, जो कि फॉरेस्ट के डीपर एरियाज में रहते हैं, यानी कहने का मतलब कि घने जंगल के अंदर रहते हैं। प्रोफेसर अहमद caution children that they should not go deep into the forest। प्रोफेसर अहमद उनको चेतावनी देते हैं, यानी सावधान रहने के लिए बोलते हैं कि उनको जंगल के बहुत डीप नहीं जाना है, यानी पूरे अंदर नहीं जाना है। बुझो एंड पहेली रिमेंबर दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हैबिटेट इन क्लास 6। बुझो और पहेली यहाँ पे याद करते हैं कि हमने फॉरेस्ट के बारे में एक हैबिटेट के रूप में क्लास 6 में अध्ययन किया था कि आवास क्या है, जंगल में जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है उनका हैबिटेट कैसा होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। दे कुड सी नाउ हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड ए होम फॉर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स। वो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे फॉरेस्ट अलग अलग जीवों को और प्लांट को होम प्रोवाइड करने का काम करता है, अर्थात आश्रय देता है। यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट में रहने वाले जीव हैं, जैसे कि यहाँ पे पोर्क्यूपाइन का चित्र दिया गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोअर का है, अर्थात जंगली सुअर, और एक ये जीव। यहाँ पे कुछ वृक्ष दिए गए जैसे कि नीम है, शीशम है, सेमल है और बैम्बू ट्री है, और जो कि जंगली पौधा। The land where the children were walking was uneven and covered with many trees। जो लैंड है जहाँ से बच्चे गुजर रहे हैं वो भी बहुत सारे वृक्षों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तिबू helped them to identify साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलास, फिग, खैर, अमला, बैम्बू, कचनार। Professor Ahmed pointed out that there are several other trees, shrubs, herbs and grasses in the forest. The forest floor and the trees were also इतना हम बता देते हैं पहले। जो जंगल है बहुत ही अलग अलग प्रकार के पौधों से ढका हुआ है, और जो तिबू बच्चा है जो कि जंगल में ही पहले से रहता है वो वहाँ पे पहचान कराने में मदद करता है बच्चों को कि ये साल ट्री है, ये टीक का ट्री है, ये सेमल है, ये शीशम है, ये नीम है, ये पलास है, खैर है। इस प्रकार ये बहुत सारे वृक्षों की को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इसके अलावा जो प्रोफेसर अहमद जो साथ में गए रहते हैं उनके द्वारा भी कुछ अदर ट्रीज के बारे में जो कि सब्स, हर्ब्स और ग्रासेस के रूप में उपस्थित है। जो फॉरेस्ट का फ्लोर है और ट्रीज है वर अल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर्स एंड क्लिम्बर। अलग अलग प्रकार की लताएं और जो पेड़ के सहारे दूसरा अदर पौधा जम जाता है वो सारे पौधों को भी डिनोट करने का काम करते हैं। द सन वाज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। जो सूर्य का रोशनी है वो बहुत ही घना जंगल होने के कारण उनका जो किरण है पूरे जंगल के अंदर नहीं पहुंच पाता है, थोड़ा थोड़ा एक किरण, जिसके कारण जो जंगल है बहुत ही डार्क मालूम पड़ते हैं, अर्थात बहुत ही अंधेरा मालूम पड़ता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है 17.1 ऑब्जर्व द वेरियस थिंग इन योर होम एंड मेड ए लिस्ट ऑफ दोस व्हिच आर मेड फ्रॉम मटेरियल व्हिच मे हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट। आप क्या कीजिए कि वैसे मटेरियल्स का सूची बनाइए जो आपके घर में उपस्थित है, जो कि फॉरेस्ट जंगल से प्राप्त वस्तुओं के माध्यम से बनाया गया है। जैसे कि हम फर्नीचर का यूज करते हैं, तो फर्नीचर कैसे, तो हम अलग अलग पौधा का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी जंगल से प्राप्त होता है। या बहुत सारा औषधि का अगर बात करें तो वो भी, जैसे कि कुनेन नमक छाल का भी, तो वो भी जंगल से भी। या जड़ी बूटी का बात करें तो माइट हैव मेनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट लाइक प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैच स्टिक्स एंड फर्नीचर। आपको बहुत सारे ऐसे वुडन यानी लकड़ी के आइटम्स मिल जाएंगे आपके लिस्ट में, जैसे कि प्लाईवुड हो सकता है, जो कि प्लाई का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बहुत सारे परत को जमा करके एक प्लाईवुड बनता है। फिर फ्यूल वुड अर्थात ईंधन वाला जल लकड़ी,
इसके अलावा बॉक्सेस जो हम लोग बनाते हैं, पेपर जो कि हम यूज़ करते हैं, मैच स्टिक अर्थात माचिस और फर्नीचर का इस्तेमाल। डू यू नो दैट गम, ऑयल्स, स्पाइसेस, पाउडर फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर आल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच वी गेट फ्रॉम दी फॉरेस्ट। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि जो गम्स हैं और ऑयल्स है, बहुत प्रकार के मसाले या जानवरों के लिए जो चारा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या प्लांट्स से जो भी औषधि वाला प्रोडक्ट हम प्राप्त करते हैं, वो भी हमको कहाँ से प्राप्ति होती है, तो फॉरेस्ट के माध्यम से ही प्राप्ति होती है। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट के आधार पे कि हमारे प्लांट से क्या क्या हमको प्राप्ति होती है, उसके माध्यम से हमको 17.1 टेबल भरना है। वन एग्जाम्पल ऑफ इस प्लांट इज ऑलरेडी गिवन, यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल पहले से ही उपस्थित है। फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल्स, इसके अलावा आपको और भी एग्जाम्पल दे के उसको फिलअप करना है। शीला वंडर हु वुड हैव प्लांट दिस ट्रीज, शीला आश्चर्यचकित है कि कौन से वृक्ष के पास क्या पाया जाएगा। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड, तो प्रोफेसर अहमद क्या बोलते हैं कि हमारे नेचर में जो वृक्ष उपस्थित है वो सीड के माध्यम से ही हो जाता है। और बहुत सारे, जैसे कि अगर हम पपीता खाएं, पपीता का बीज हम फेंक देते हैं, फिर दूसरा पपीता, या नॉर्मल आम हम खाते हैं, जो आम का सीड कोट होता है उसको हम फेंक देते हैं तो दूसरा पौधा निकल जाता है, तो उसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स। जो फॉरेस्ट फ्लोर है उनको वो क्या करता है, उसमें मदद करता है, जिसके माध्यम से पौधे बाद में अंकुरित हो जाते हैं और एक सीडलिंग का निर्माण करते हैं और एक शेप में क्रिएट हो जाते हैं। सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बाद में क्या होते हैं, बड़े होकर वृक्ष के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ ए ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज क्राउन ऑफ द ट्री। जो ब्रांची पार्ट होता है ट्री का, जो कि स्टेम के ऊपर होता है, उसको हम क्राउन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप क्राउन शेप वाले कुछ पौधे को देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला। 17.1 प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट, जैसे कि एक यहाँ पे दिया गया है, बबूल है जो कि गम के रूप में उपस्थित है, टिम्बर, मेडिसिनल नीम और ऑयली सैंडलवुड। इसके अलावा अगर ऑयल का बात करें तो सनफ्लावर का भी हम इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिनल का बात करें तो कुनैन भी लिख सकते हैं इसमें। टिम्बर, शीशम इसमें दिया गया है। बबूल गम के रूप में यहाँ पे, या रबर प्लांट। Professor Ahmed asked children to look up and observe how the branches of the tall trees look like a roof over plant in the forest. He told them that this is called a canopy. प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि आप क्या कीजिए कि जितने भी जंगल में पौधे दिए गए हैं, जिनके ब्रांचेज, आप उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिए कि इनकी शाखाएं क्या है, लंबी है, प्लस जो उनका ऊपर का रूफ है वो कोन लाइक संरचना है, जिसको हम कैनोपी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक्टिविटी 17.2 दिया गया है कि आप क्या कीजिए, पड़ोस में आप एक पार्क या जंगल विजिट कर सकते हैं, ट्रीज को वहाँ पे देखिए और उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप एल्डर्स का या बुक्स का हेल्प ले सकते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या विशेषताएं हैं उन वृक्षों की, उसके बारे में लिखिए। और इसके अलावा उसके हाइट को भी और शेप, जो पत्ती का जो आकार है वो किस प्रकार का है। जैसे कि अगर हम पीपल ट्री लेते हैं तो पीपल का अलग पत्ता होता है, अगर पान का पत्ता लेके जाए तो पान का पत्ता अलग होगा, आम का पत्ता ले तो आम का पत्ता अलग होगा। तो उस प्रकार से शेप को डिनोट करना है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्राउन कैसा है, फ्लावर्स कैसे हैं या फ्रूट्स कैसे हैं। इसके अलावा ट्रीज के क्राउन्स को भी ड्रॉ करना है। प्रोफेसर अहमद पॉइंट करते हैं कि बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनके डिफरेंट टाइप्स और साइजेज होते हैं और इसके माध्यम से डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर फॉरेस्ट में उत्पन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब कि अलग अलग प्रकार की क्षैतिज परत जो जंगल में दिखाई देती है। दीज आर नोन एज अंडर स्टोरीज। हम इसको अंडर स्टोरीज के रूप में देखते हैं, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि अंडर स्टोरी का बात करें तो हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा बहुमंजिला बोल सकते हैं इसको, लेकिन अंडर स्टोरी अर्थात तो बहुमंजिला से थोड़ा नीचे। जायंट
and tall trees constituted the top layer, followed by shrubs and tall grasses and herbs formed the lowest layer. जो जेंट या बहुत ही लंबे लंबे वृक्ष हैं जिसके माध्यम से टॉप लेयर कंस्टिट्यूट होता है अर्थात निर्माण होता है, उसको सर्ब्स और टॉल ग्रासेस या हर्ब्स के माध्यम से उसको फॉलो करने का काम किया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि क्लिम्बर्स होते हैं, जबकि जब बड़े वृक्ष हो जाते हैं तो वहाँ पे क्लिम्बर्स ऊपर चढ़ने का, जैसे कि जलकुंभी का एक पौधा होता है या कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि पेड़ पे पूरा अपना स्पेस ग्रहण कर लेते हैं, जिसके माध्यम से वो पेड़ भी नष्ट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि एक पेड़ के सहारे दूसरा पेड़ रहने का काम करता है। यहाँ पे समझ सकते हैं जैसे कि कैनोपी हुआ, जो कि बहुत बड़ा पेड़ है, उसका ऊपरी वाला जो रूफ वाला सरफेस है उसको हम बोलेंगे अंडर स्टोरी, जो मंजिलों से नीचे हुआ, यानी ये बड़ा वृक्ष हुआ उसके नीचे, तो इसको हम बोल देंगे अंडर स्टोरी। Would we see similar kind of trees in every forest? क्या आपको प्रत्येक जंगल में सेम प्रकार का वृक्ष दिखाई देता है? आस्क्ड बूझो से इसको पूछना चाहिए। प्रोफेसर अहमद said, no, due to different climatic condition there are variation in the types of trees and other plants. प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होने के कारण बहुत सारे ट्रीज में वेरिएशन पाए जाते हैं और भी भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। द टाइप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट, और अलग अलग जंगल के अनुसार अलग अलग जानवर और अलग अलग प्लांट्स भी डिफर करते हैं। ए फ्यू चिल्ड्रन वर busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flowers of shrubs and herbs. कुछ बच्चे वहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही अलग अलग प्रकार की जो सुंदर तितलियां हैं वो इधर से उधर घूमने का काम करती हैं, अर्थात वैसे हम फ्लटरिंग का अगर हिंदी में बात करें तो फरफराना बोलते हैं इसको। तो अलग अलग प्रकार के जो सब्स और हर्ब्स हैं, सब्स अर्थात झाड़ियां हैं, हर्ब्स अर्थात जो जड़ी बूटी वाले पौधे जो कि वहाँ पे अगर फ्लावर निकला हुआ है, वहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज है वो इधर उधर फ्लटर करते हुए बिजी मालूम पड़ती हैं। They had a close look at the bushes. वो बहुत ही नज़दीक से झाड़ियों को भी देख सकते हैं। While doing that, their hair and clothes had seeds and thorns clinging to them. इसके अलावा उनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर और बीज और कांटेदार स्थिति भी उत्पन्न होती है। They came across numerous insects, spiders, squirrels, ants, and various other small animals on the bark of the trees, plant leaves, and on decaying leaves on the forest floor. इसके अलावा अगर जंगल में बात करें तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में इंसेक्ट की संख्या, मकड़ियों की संख्या, गिलहरियों की संख्या और भी अदर प्रकार के छोटे छोटे जीव जो कि पेड़ के छाल पे उपस्थित रहते हैं या प्लांट के पौधे पे पत्ते पे उपस्थित हो सकते हैं, या जो भी जंगल में सड़े गले जो पत्ते होते हैं उस पे भी बहुत सारे इंसेक्ट उपस्थित रहते हैं। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केचेज ऑन देयर क्रिएचर्स, उसके माध्यम से वो स्केच क्रिएट कर देते हैं क्रिएचर्स पे, जो भी जीव रहते हैं, अर्थात जब गंदगी फैलेगी अगर जीव वहाँ पे बैठता है तो उसके बॉडी पे स्केच आ जाएगा। द फॉरेस्ट फ्लोर सिम डार्क कलर्ड एंड वाज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब्स। जो फॉरेस्ट फ्लोर है वो थोड़ा धूमिल मालूम पड़ता है, डार्क मालूम पड़ता है, जो कि एक लेयर द्वारा कवर रहता है जिसमें मृत और सड़े गले पत्ते, जो फ्रूट्स हैं, बीज हैं, या ट्विग्स का अगर बात करें, कहने का मतलब जो टहनियाँ हैं, जो छोटे छोटे टहनियाँ टूट के गिर जाती हैं, या स्मॉल हर्ब्स हैं, वो सारे उपस्थित रहते हैं। द डिकेइंग मैटर वाज मॉइस्ट एंड आर्म, और जो सड़ा गला पदार्थ होता है वो बहुत ही गर्म थोड़ा सा और मॉइस्ट होता है, अर्थात उसमें नमी की मात्रा पाई जाती है। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड एंड लीव्स फॉर देयर कलेक्शन, चिल्ड्रन क्या करते हैं अपने कलेक्शन के लिए उसमें से कुछ प्रकार के बीज और पत्ते को इकट्ठा कर लेते हैं। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वाज लाइक वॉकिंग
ओवर ए स्पॉन्जी कारपेट। जैसे ही वो फॉरेस्ट फ्लोर पे जो कि डेड लीफ लेयर से बना हुआ है, जब उस पे वो चलते हैं तो उनको एक स्पंजी कारपेट के समान मालूम पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि स्पंज नुमा। इज द डिकेइंग मैटर ऑलवेज वार्म? क्या जो सड़े गले पदार्थ हैं वो हमेशा वार्म ही रहते हैं, अर्थात वो गर्म ही रहते हैं? प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन कुड परफॉर्म एन एक्टिविटी टू गेट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि आप इसको एक्टिविटी द्वारा इसको परफॉर्म करने का प्रयास कीजिए ताकि इसका उत्तर निकल सके। एक्टिविटी 70.3 में दिया गया है, डिग ए स्मॉल पिट। आप क्या कीजिए, एक छोटा गड्ढा खोदिए। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लिव्स इन इट। और आप क्या कीजिए, जो भी वेस्ट मटेरियल है जो कि वेजिटेबल्स और लीव से निकला हुआ है उसको उसमें डाल दीजिए। उसके बाद सोयल से कवर कर दीजिए, कुछ उसमें पानी की मात्रा डालिए। 3 दिन बाद उस मिट्टी के लेयर को हटा लीजिए और आपको क्या मालूम पड़ता है? क्या आपको अंदर वार्म मालूम पड़ता है? पहली पूछती है, देयर आर सो मेनी ट्रीज हियर। यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हैं। ऑल्सो देयर आर मेनी फॉरेस्ट लाइक दिस। इसके अलावा बहुत सारे जंगल भी इसके समान दिखाई दे रहे हैं। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर ए फैक्ट्री? इसमें क्या अंतर होगा जब हम कारखाना के लिए कुछ पेड़ों को काटते हैं? अगर सपोज 2 जंगल है, हम एक जंगल से पेड़ काट लिए, दोनों में सेम प्रकार का प्लांट है, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है? प्रोफेसर अहमद बोलते हैं, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। आपने ऑटोट्रॉप्स अर्थात स्वपोषी, परपोषी और परपोषी के बारे में पढ़ा है। यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। आपने ये पढ़ा है कि कैसे ग्रीन प्लांट्स भोजन का निर्माण करते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस, जो भी जीव है चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, डिपेंड अल्टीमेटली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। वो सामान्यतः प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, किसके लिए? तो फूड के लिए। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट ऑफ्टन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड सो ऑन। जो जीव प्लांट को खाने का काम करते हैं वो भी अदर ऑर्गेनिज्म द्वारा खाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट विच इज इन टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग। ग्रास को कौन खाता है? यानी अगर हम फूड चेन के माध्यम से इसको समझे, जैसे कि ग्रास को खाने का काम किया इंसेक्ट, और इंसेक्ट को कौन खा गया? तो फ्रॉग। तो एक चेन क्रिएट हो गया। द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक। और जो फ्रॉग हुआ उसको उपभोग कौन किया? तो स्नेक कर लिया। इसको हम क्या बोल सकते हैं? एक फूड चेन बोल सकते हैं। अर्थात ग्रास पहले रहा, फिर उसको इंसेक्ट खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग खा गया, फ्रॉग को स्नेक खा गया, स्नेक को ईगल खा गई, तो एक फूड चेन क्रिएट हो गया। यानी हम लोग क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। मेनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे ऐसे फूड चेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ऑल फूड चेन आर लिंक्ड। और जितने भी फूड चेन है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इफ एनी वन फूड चेन इज डिस्टर्ब, अगर किसी भी प्रकार से फूड चेन में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, इट अफेक्ट्स अदर फूड चेन, ये दूसरे वाले फूड चेन को अफेक्टेड कर देता है, अर्थात प्रभावित कर देता है। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट। जो फॉरेस्ट के अदर पार्ट हैं वो भी अदर पार्ट पे डिपेंड रहते हैं। If we remove one component, say trees, all other component would be affected. अगर हम किसी भी कंपोनेंट को हटाने का काम करते हैं, सपोज हम क्या किए, ग्रास को रिमूव कर देते हैं, तो ग्रास नहीं रहेगा तो जो हर्बीवोरस है क्या खाएंगे? हर्बीवोरस अगर नहीं खाते हैं तो कार्निवोरस उनको कैसे खाएंगे? तो अगर हम किसी भी कंपोनेंट को हटाने का काम करते हैं तो जो अदर कंपोनेंट है वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं, अर्थात प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पे हमारे जो रिलेशन दिखाया गया कि फॉरेस्ट में कैसे कैसे जीव उपस्थित रहते हैं, इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, सोयल एंड डिकम्पोजर्स इन ए फॉरेस्ट। जैसे कि पौधा क्या कर रहा है, मिट्टी में उपस्थित जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जल हो और पोषक तत्व हो, उसको लेने का काम कर रहा है, और कीड़े मकोड़े इसको डिकम्पोज करने का काम, जो भी सड़े गले पदार्थ हो जाते हैं उसको। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को छोड़ने का काम, प्लस फोटोसिंथेसिस क्रिया कैसे, तो सनलाइट लेना, फिर जड़ से न्यूट्रिएंट्स लेना, वाटर लेना।
उसके माध्यम से फूड बनाना। प्रोफेसर अहमद asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens. प्रोफेसर जो अहमद है वो बोलते हैं कि आप क्या कीजिए कि जो फॉरेस्ट फ्लोर पे उपस्थित जो पत्ते हैं उनको लीजिए और उनको हैंड लेंस के माध्यम से ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिए। दे फाउंड टिनी मशरूम्स ओवर द डिकेइंग लीव्स। वो क्या पाते हैं, जो सड़े गले पत्ते हैं उन पे छोटे छोटे मशरूम्स अर्थात फफूंद दिखाई देते हैं। They also saw an army of tiny insect, millipedes, ants and beetle on them. और वहाँ पे बहुत प्रकार का एक सेना जैसा मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट जो मिलीपीड्स है अर्थात जो गुंजर हम कनखजुरा बोलते हैं उसको हिंदी में, जो चींटिया है और जो बीटल भृंग बोलते हैं। बीटल आप देख सकते हैं हल्का रेड रहता है, उस पर ब्लैक ब्लैक का स्पॉट रहता है, वो सारे वो उस पे क्या है उपस्थित है। दे वर वंडरिंग हाउ दिस ऑर्गेनिज्म्स लाइव देयर। वो आश्चर्यचकित है कि ये जीव इस पे कैसे जीवित है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट अपार्ट फ्रॉम दिस एनिमल्स विच are easily seen there are several organisms and microorganisms that live in the soil. प्रोफेसर अहमद यहाँ पे डिनोट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अर्थात वर्णन करने का काम करते हैं कि जंगल में बड़े जीवों के रहने के अलावा जिस जीवों को जैसे कि हम आसानी से देख पाते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम अपने नंगी आंखों से नहीं देख पाते, जो कि मिट्टी में उपस्थित रहते हैं। पहली वंडर व्हाट मशरूम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट। पहली यहाँ पे आश्चर्यचकित है कि मशरूम और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू ए डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। प्रोफेसर अहमद यहाँ पे जवाब देते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो डेड प्लांट है और जो एनिमल टिश्यू है जो कि बाद में कन्वर्ट होकर एक डार्क कलर पदार्थ में बदल जाते हैं जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। You have learned about humus in chapter 9 in which layer of the soil would you find humus, what is it important to the soil। आप इसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़िएगा। इसके अलावा इसके इम्पोर्टेंस क्या है या किस लेयर में ह्यूमस की प्राप्ति होती है, इसके बारे में जानकारी हम आगे क्लास में लेंगे, या ये सोइल के लिए कैसे इम्पोर्टेंस का काम करता है इसके बारे में। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थात जो सूक्ष्म जीव होते हैं जंगल में जो डेड प्लांट और एनिमल को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स अर्थात अपघटन करता। कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि सपोज एक डेड बॉडी रहता है, तो डेड बॉडी अगर हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें से स्मेल आने लगता है, तो स्मेल वो कैसे आएगा, अर्थात बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने का काम कर रहा है। या सपोज हम क्या करते हैं, रोटी छोड़ देते हैं 2-3 दिन तक, अगर छोड़ दिए उसमें अगर थोड़ा सा पानी डाल दें, अगर 2-3 दिन बाद देखते हैं तो वो बहुत ही स्मेल करता है, बहुत गंदा, फिर उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दिखाई देते हैं, तो उस प्रकार से वो क्या करते हैं उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट। और जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फॉरेस्ट में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। सोन जल्दी ही पहले रिमूव सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर देम ए लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन फॉरेस्ट फ्लोर। पहली क्या करती है कि डेड लीव और को हटाती है और वहाँ पे फॉरेस्ट फ्लोर पे उपस्थित नमी को देखने का प्रयत्न करती है, अर्थात ह्यूमस का जो परत है वो देख पाती है। द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इंश्योर्स दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सोइल। और इसकी उपस्थिति उसको क्या बताती है कि जो डेड प्लांट से निकले हुए न्यूट्रिएंट्स है और जो एनिमल से निकले हुए न्यूट्रिएंट्स है वो सारा सोयल में रिलीज होता है। फ्रॉम देयर वहां से these nutrients are again absorbed by the root of the living plants। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है फिर पुनः जड़ के माध्यम से जो लिविंग प्लांट्स है अर्थात सजीव जैसे कि हमने क्या बोला कि जब पौधे भोजन बनाते हैं तो वो जड़ के माध्यम से जितने भी जड़ में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको लेने का काम करते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है, तो वो ह्यूमस से ही प्राप्ति होती है। तो ये रूट के माध्यम से क्या करते हैं, अपने को ऑब्जर्व करते हैं और फिर जाके इसको फूड में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ एन एनिमल्स डाइज इन द फॉरेस्ट। क्या होगा जब अगर जंगल में किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है। शीला पूछती है। टिबू रिप्लाइड दैट डेड एनिमल्स बिकम फूड फॉर वल्चर्स, क्रोज, जैकल्स एंड इंसेक्ट। तो टिबू वहाँ पे जवाब देता है कि जो एनिमल्स है वो
जो वल्चर है अर्थात गिद्ध है उनके लिए भोजन का काम, या कौवे के लिए, या जो सियार है उपस्थित, या जो कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए भोजन बन जाएगा। इसके अलावा इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स आर साइकिल्ड, और ये चक्र चलता रहेगा। सो नथिंग गोज वेस्ट इन ए फॉरेस्ट। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जंगल में किसी भी चीज का वेस्ट नहीं होता है। पहली reminded Professor Ahmed that he had not explained why forests are called green lungs. पहली यहाँ पे प्रोफेसर अहमद को याद दिलाती है कि आपने ये नहीं बताया कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स हम क्यों बोलते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द प्लांट्स हेल्प टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स रेस्पिरेशन। प्रोफेसर अहमद यहाँ पे इसको वर्णित करते हैं कि प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करने का काम करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस क्रिया में सहायक होता है, जिसके माध्यम से जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा जो एनिमल है वो अपने लिए फूड ग्रहण करते हैं। इसके अलावा एनिमल को ऑक्सीजन मिल पाता है जो कि उनके श्वसन के लिए उपयोगी होता है। इसके माध्यम से वो अपने दैनिक क्रिया अर्थात जीवन के चक्र को चला पाते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है उसके बैलेंस को बनाए रखने का काम करते हैं। इसीलिए जो फॉरेस्ट है उनको लंग्स बोला जाता है। द चिल्ड्रन saw clouds forming in the sky. चिल्ड्रन देखते हैं कि जो क्लाउड्स है वो स्काई के निर्माण करता है। बुझो रिकॉल व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6। बुझो वहाँ पे रिकॉल करता है कि हमने वाटर साइकिल क्लास 6 में क्या पढ़ा था। ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। ट्रीज क्या करते हैं, वाटर अपने रूट्स के माध्यम से लेते हैं और वाटर वेपर रिलीज करते हैं एयर में, जो कि इवेपोरेशन के माध्यम से होता है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया था, पहले रिमाइंडेड देयर फ्रेंड्स दैट दे हैव स्टडीड फोटोसिंथेसिस इन चैप्टर 1। पहले यहाँ पे याद दिलाती है अपने दोस्तों की हमने चैप्टर 1 में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। इफ देयर वर फीवर ट्रीज, अगर हमारे पृथ्वी पे अर्थात जंगल में अगर कुछ ही पौधे होंगे, हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्टेड, तो वाटर साइकिल कैसे प्रभावित हो सकता है। टिबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज नॉट जस्ट होम टू प्लांट एंड एनिमल्स। टिबू यहाँ पे बोलता है कि फॉरेस्ट केवल जानवरों और पौधों के लिए आवास का ही काम नहीं करता है। मेनी पीपल ऑल्सो लाइव इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो कि फॉरेस्ट में रहने का काम भी करते हैं। सम ऑफ दे मे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स, उनमें से कुछ अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते हैं अर्थात अलग अलग जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं। टिबू एक्सप्लेन, वहाँ पे टिबू एक्सप्लेन करता है दैट दिस पीपल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट, और वे पीपल सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि वहीं पे अपना रहें, वहीं से खाना खाएं, उसी के स्रोत से जो भी चीज़ की प्राप्ति होती है उसको बेच के अपनी आजीविका चलाना। द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन। उनके माध्यम से अर्थात जंगल के माध्यम से उनको फूड की प्राप्ति, शेल्टर की प्राप्ति, वाटर की प्राप्ति और डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन की प्राप्ति हो जाती है। उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज भी रहता है मेडिसिनल प्लांट के बारे में, जैसे कि अभी एक फेमस है आदिवासी तेल जो स्पॉन्सर होते जा रहा है, वो भी अगर उन ट्राइब्स जो ट्राइब्स पीपल है अगर उनको नॉलेज नहीं रहता मेडिसिनल प्लांट का तो वो नहीं जानते तो नहीं बनाते हेयर ऑयल, लेकिन उनको बहुत सारा जानकारी था, ज्ञान था, जिसके माध्यम से वो क्या किए एक ऑयल में कन्वर्ट किए उसको, जिसका यूज बहुत सारे लोगों द्वारा किया जा रहा है। वाइल बूझो वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए स्मॉल स्ट्रीम। इसके अलावा बूझो क्या करता है, वहाँ पे एक छोटा सा धारा है जिसके माध्यम से वो पानी पीने का काम करता है। ही saw some deer crossing the stream। वो देखता है कि कुछ हिरन उस जलधारा से क्रॉस कर रहे हैं। दे डिसअपियर्ड इनटू द बुशेज। उसके बाद वो झाड़ी में विलीन हो जाते हैं। द डेंस बुशेज एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर। जो घने झाड़ियाँ हैं और जो लंबे ग्रास है वो शेल्टर देने का भी काम करते हैं और उनके माध्यम से भोजन की भी प्राप्ति हो जाती है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कार्निवोरस दैट लाइव इन द फॉरेस्ट। इसके अलावा वो जो कार्निवोरस अर्थात जो डियर है अगर उस पर लायन अटैक करता है, लायन क्या हुआ तो कार्निवोरस हुआ अर्थात मांसाहारी हुआ, डियर क्या हुआ तो हर्बीवोरस हुआ अर्थात शाकाहारी हुआ। जो जंगल में रहने वाले कार्निवोरस है उनसे भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पे एक पॉइंट दिएगा, पहले रिमेंबर दैट शी saw a people sapling on the side wall in her school, can you help her to understand how this
वुड हैव हैपेंड। पहले यहाँ पे याद करती है कि उसने क्या किया था, अपने स्कूल के साइड वाले दीवार पे पीपल सैपलिंग देखा था, तो वो कैसे संभव हुआ, वो वहाँ पे कैसे आ गया, इसके बारे में तो वो रिमाइंड करती है। तिबू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। तिबू क्या करता है, फॉरेस्ट फ्लोर पे बहुत ही नजदीक जाके देखना प्रारंभ करता है। सून ही कॉल्ड एंड showed the children dropping up some animals and explained the difference between various type of droppings। वहाँ पे वो कुछ ड्रॉपिंग देखता है। ड्रॉपिंग करने का मतलब हुआ कि जो जीव जंगल में उपस्थित है उनके द्वारा कुछ अपना पद चिन्ह छोड़ा जाता है, वो चीज़ दिखाने का प्रयास करता है और वो वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करता है कि देखो इसमें क्या कितने अंतर पाए जाते हैं या अलग अलग प्रकार के ड्रॉपिंग्स है। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर्स कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बाय देयर ड्रॉपिंग्स एंड फुटप्रिंट्स। प्रोफेसर अहमद यहाँ पे सूचना देते हैं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, अर्थात जो वन विभाग में रहने वाले जो ऑफिसर्स हैं, जो जंगल में उपस्थित जो कुछ जानवर होते हैं उनकी उपस्थिति को उनके ड्रॉपिंग और फुटप्रिंट के माध्यम से ही डिनोट करने का काम करते हैं कि इस जंगल में इस प्रकार के जीव उपस्थित हो सकते हैं। बूझो called everyone and showed them a large decaying heap of animal dropping। इसके अलावा बूझो अलग अलग व्यक्ति को जो लार्ज उसने ड्रॉपिंग देखा उसको भी वो दिखाने का प्रयास करता है। Several beetles and grubs were feeding on the heap and bunch of seedlings was sprouting। इसके अलावा बहुत सारे बीटल अर्थात जो भृंग है और ग्रब्स है जिसको जैसे कि जीव द्वारा क्या किया जाता है उसको डिग करके खाने का प्रयास किया जाता है, उस सब भी प्रकार वो दिखाता है। दे सीडलिंग आर दी हर्ब्स एंड सर्ब्स। और वो सीडलिंग क्या होता है, झाड़ी भी हो सकता है और औषधि वाला पत्ता भी हो सकता है। द एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। जो एनिमल्स है वो भी क्या करते हैं, बीज का विस्थापन होने में सहायक होते हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग जगह पे प्लांट उपस्थित रहता है और प्लांट की उत्पत्ति होते रहती है और इसमें पुनः उत्पादन की क्रिया संभव हो पाती है। द डिकेइंग एनिमल डंग also provides nutrients to the seedling to grow, said प्रोफेसर अहमद। प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि जो एनिमल का डंग है अर्थात जो जानवर का गोबर है वो भी उसके माध्यम से भी न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होती है, जिसके माध्यम से पौधों को ग्रो होने में मदद मिलता है। आफ्टर लिसनिंग टू दिस, ये सुनकर बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक। बूझो क्या करता है, इसको नोटबुक में नोट करता है। बाय हार्बोरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ प्लांट द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बिवोरस। ये बहुत सारे जो वैरायटी के प्लांट है जो कि फॉरेस्ट में उपस्थित है, ये भोजन के लिए और जो शाकाहारी जीव जंतुओं के आवास का काम करने के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं, ताकि जो हर्बिवोरस है, जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, वो शरण ले सकें। लार्जर नंबर ऑफ हर्बिवोरस मीन्स इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ए वैरायटी ऑफ। अब जैसे जैसे हर्बिवोरस की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ये बात होता है कि जो भोजन की उपलब्धता है उसमें भी बढ़ोतरी हो। फॉर ए वैरायटी ऑफ कार्निवोरस, और भी अलग अलग प्रकार के, यानी जितने हर्बिवोरस उत्पन्न हो गए तो जाहिर सी बात है कि उसको उपभोग करने के लिए कार्निवोरस होने चाहिए। द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स हेल्प्स द फॉरेस्ट टू रिजनरेट और ग्रो। ये जो बहुत बड़ी संरचना जो जीवों की पाई जाती है जिसके माध्यम से फॉरेस्ट पुनः उत्पादित और ग्रो होते हैं। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट इनटू द फॉरेस्ट। जो डिकम्पोजर्स हैं वो जो बढ़ने वाले पौधे होते हैं जंगल में, उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई देने का काम करता है, जिसके माध्यम से वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेवल मेंटेन रखने का प्रयास करते हैं। देयरफॉर, इसलिए द फॉरेस्ट इज डायनेमिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। इसीलिए जंगल को एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी बोला जाता है जो कि पूरे जीवन से भरा हुआ है और अलग अलग प्रकार के सुविधाओं से या बहुत सारे जीवन शक्ति या मार्मिकता से
उपस्थित है। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वांटेड टू गो बैक। अब ये दोपहर का समय होने वाला है, अब चिल्ड्रन चाहते हैं कि हमें वापस जाना चाहिए। तिबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक। तिबू वहाँ पे सजेस्ट करता है कि आप लोगों को दूसरा रूट लेना चाहिए। वाइल दे आर गोइंग बैक इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही वो वापस आने का सोचते हैं, बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। हाउएवर, हालांकि सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। और वहाँ पे वो बहुत ही एक अद्भुत घटना देखते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स है डायरेक्टली फॉरेस्ट के फ्लोर पे हिट नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत ही घना जंगल है, तो पेड़ का जो रेनफॉल होगा उसका भी पानी बहुत ही कम मात्रा में आएगा। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरसेप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स। जो अपर मोस्ट लेयर फॉरेस्ट का है, जो कैनोपी के रूप में उपस्थित है, उस पे से रेन ड्रॉप की उपस्थिति देखी जाती है। मस्ट ऑफ द वाटर वाज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेज एंड द स्टेम ऑफ द ट्रीज। बहुत सारे पानी की जो मात्रा है वो शाखाओं के माध्यम से और ट्रीज के जो स्टीम है उनके माध्यम से नीचे आने का काम होता है। फ्रॉम द लीव्स इट वाज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेज ऑन द सब्स एंड हर्ब्स। और धीरे धीरे सब्स और हर्ब्स में भी थोड़ा थोड़ा पानी की मात्रा आती है। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वाज स्टिल ड्राई। और वो पाते हैं कि जो ग्राउंड सतह है वो स्टिल ड्राई, कहने का मतलब कि वो अभी तक सूखा दिखाई देता है। आफ्टर अबाउट हाफ एंड 1 आवर द रेन स्टॉप। कुछ घंटों बाद वो देखते हैं कि बारिश रुक गई। दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ। वो नोटिस करते हैं कि जो डेड लीव का लेयर है जो कि फॉरेस्ट फ्लोर पे उपस्थित है वो अभी भी वेट पड़ा हुआ है। बट वाटर डिड नॉट स्टेगनेट इन द फॉरेस्ट। लेकिन वाटर की मात्रा उतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर ज़्यादा बारिश हुआ तो उसको तो बह जाना चाहिए, लेकिन पानी की मात्रा उतनी नहीं रहती है कि फॉरेस्ट फ्लो में बहाव का क्रिया देखा जा सके। Buju thought that if it had rained so heavily in his town, it would have flooded the drains and roads. बुझो यहाँ पे सोचता है कि अगर यही शहर में बहुत ही भारी मात्रा में बारिश होती है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है और सड़क पे या नालियाँ भरी हुई मालूम पड़ती है। What would happen if it rains heavily in your town? अगर शहर में ये वर्षा होती है तो क्या होगा? Professor Ahmed told them that the forest also acts as a natural observer of rainwater and allows it to seep. प्रोफेसर अहमद यहाँ पे बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट है एक नेचुरल अर्थात प्राकृतिक शोषक के रूप में काम करता है, जिसके माध्यम से जो रेन वाटर है उसको सिप्स करने का काम करता है, अर्थात रिस जाना इसको बोलते हैं, वो फिर रिटर्न भूमि में चला जाता है। इट हेल्प्स द मेंटेन वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर। और इसके माध्यम से सालों भर वाटर टेबल मेंटेन रहता है। Forest not only help in controlling floods but also help maintain the flow of water in the streams so that we get a steady supply of water. इसके अलावा जो फॉरेस्ट है ये केवल फ्लड को कंट्रोल करने का काम ही नहीं करते, बाकी जो कि जल की जो धाराएं उपस्थित है उसको भी सप्लाई देने का काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर बात करें, अगर ट्रीज प्रेजेंट नहीं होते हैं तो बारिश की मात्रा डायरेक्टली ग्राउंड पे हिट करेगी, हो सकता है कि बाढ़ की स्थिति भी आ जाए। हैवी रेन में अल्सो डैमेज द सेल। अगर भारी मात्रा में बारिश होती है तो वो भी मिट्टी के प्रकृति को क्या करती है, डैमेज करने का काम करती है। रूट ऑफ ट्रीज नॉर्मली बाइंड द सोइल टुगेदर, क्योंकि जो वृक्ष के जड़ हैं वो सामान्यतः सोयल के माध्यम से बंधे होते हैं, लेकिन अगर सोयल नहीं रहा और सोयल क्या हुआ, बहुत ही भारी मात्रा में बारिश के कारण वो बह गया, तो हो सकता है कि जो जंगल के पेड़ हैं वो भी नष्ट हो, अर्थात वो जड़ से उखड़ जाए। द चिल्ड्रेन स्पेंट एन आवर तिब्बू विलेज ऑन देयर वे बैक। जब वो चिल्ड्रेन वापिस आ रहे थे तो तिब्बू जहाँ पे रहता है उसके गांव में 1 घंटा वो व्यतीत करते हैं। द वेदर ऑफ द विलेज वाज क्वाइट प्लीजेंट। और वहाँ का जो वेदर है अर्थात मौसम है बहुत ही खुशनुमा है। विलेजर्स टोल्ड देम दैट ड्यू टू सराउंडिंग फॉरेस्ट, और विलेजर्स बताते हैं कि फॉरेस्ट के कारण यहाँ पे बहुत ही अच्छी मात्रा में रेनफॉल की उपस्थिति होती है। द रेन ऑल्सो रिमेंडेड कूल, और जो एयर है वो भी कूल रहता है। नॉइज पोल्यूशन टू इज लेस
बिकॉज द फॉरेस्ट ऑब्जर्व्स द नॉइज ऑफ द नियर बाई हाईवे। और नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण भी बहुत कम होता है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करता है, जो नियर बाई हाईवे यानी नज़दीक का जो हाईवे है उससे जितना भी नॉइज निकलता है उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज। चिल्ड्रन के द्वारा जो विलेज का हिस्ट्री है वो भी पढ़ा जाता है। इट सरप्राइज दैट द विलेजेज एंड द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ that area were created after clearing the forest about 60 years ago। उन्होंने अपने इतिहास में क्या पढ़ा कि जो वहाँ पे वो विलेज क्रिएट किया गया वो जंगल के कुछ सतह को क्लियर करके अर्थात उसका साफ सुथरा करके 60 साल पहले ही क्रिएट किया गया था। तिब्बू ग्रैंडफादर टोल्ड देम व्हेन ही वाज यंग। तिब्बू के जब दादाजी यंग थे तो वो ये बता रहे होते हैं कि जो विलेज था बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं था जैसा कि अभी है। इट वाज नॉट सराउंडेड बाय फॉरेस्ट। ये जंगल के माध्यम से घिरा हुआ नहीं था, ना ही यहाँ पे सड़क का कंस्ट्रक्शन हुआ था, ना ही बिल्डिंग्स या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, या जो वुड का जो डिमांड बढ़ गया है वो उतना नहीं था ताकि फॉरेस्ट पे जो कि प्रेशर बाद में पड़ा। एंड इट स्टार्टेड वैनिशिंग। जैसे ही जब वुड का प्रेशर पड़ा, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, कंस्ट्रक्शन रोड का बढ़ा, बिल्डिंग बढ़ने लगा, तो उसके माध्यम से क्या हुआ, ये धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो गया। ही वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट एडजॉइनिंग द विलेज इज नॉट रिजनरेटिंग and is on the verge of disappearing due to the overgrazing of animals and indiscriminate felling of trees। वो उतने खुश नहीं थे कि जो फॉरेस्ट के माध्यम, अब फॉरेस्ट को टाइम टू टाइम हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं, तो वो पुनः उत्पादित नहीं होगा। इसके माध्यम से बहुत ही जो बड़ी मात्रा होगी जंगल की वो कट के दूसरे साइड चली जाएगी, अर्थात वो लोगों के यूज के लिए नहीं होगी। इसीलिए वो क्या थे, नाराज थे। प्रोफेसर अहमद said that if we did think wisely we could preserve forest and environment as well as have development। प्रोफेसर अहमद यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हम बहुत ही बुद्धिमत्ता से अगर इसका इस्तेमाल करें तो हम इसको संरक्षित भी कर सकते हैं और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और विकास में भी इसकी सहायता ले सकते हैं। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड फ्यू पिक्चर्स शो द कंसिक्वेंसेज ऑफ सच एन इवेंट। इस इवेंट से जुड़ा हुआ कुछ पिक्चर वो क्या करते हैं, बच्चे प्रिपेयर कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द विजिट, जैसे ही सफ़र खत्म होता है, प्रोफेसर अहमद आस्क्स चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में प्रोफेसर अहमद चिल्ड्रन से पूछते हैं। द चिल्ड्रन रॉट, चिल्ड्रन क्या लिखते हैं, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, they protect soil and provide habitat to a large number of animals, forest help in bringing good rainfall in neighboring areas। कि फॉरेस्ट के माध्यम से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, वे प्रोटेक्ट करते हैं सोयल को और बहुत सारे जानवरों को वो एक हैबिटेट देने का काम करते हैं। इसके अलावा फूड भी देते हैं और गुड रेनफॉल भी लाते हैं जो कि पास के एरिया के लिए भी अच्छा होता है। देयर आर ए सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट, टिम्बर एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा वो बहुत सारे औषधि वाले पौधे होते हैं, उनके भी स्रोत हैं, या टिम्बर या इसके अलावा जो भी यूजफुल प्रोडक्ट है हमको जंगल से मिल जाता है। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, इसीलिए हमको जंगल को संरक्षित करना चाहिए। व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपीयर्ड, क्या होगा जब फॉरेस्ट की उपस्थिति नहीं रहेगी। If forest disappear, the amount of carbon dioxide in air will increase, resulting in the increase of earth temperature। जब फॉरेस्ट की उपस्थिति हमारे पृथ्वी पे नहीं रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके अलावा जिसके माध्यम से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगा। और इसके अलावा जब पेड़ नहीं रहेंगे, प्लांट और एनिमल को फूड और शेल्टर मिलने में दिक्कत होगा। इसके अलावा अगर पेड़ नहीं रहेगा वो सोयल और वाटर को होल्ड करने का काम नहीं करेगा, जिसके कारण फ्लड आ सकता है और ये भी लोगों के जीवन की क्षति के लिए बहुत ही खराब कंडीशन उत्पन्न कर सकता है। डिफॉरेस्टेशन विल इंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट। इसके अलावा जब वन उन्मूलन अर्थात वनों की कटाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम करते हैं तो ये भी एक संकटग्रस्त स्थिति उत्पन्न कर सकता है हमारे जीवन के लिए या इन्वायरमेंट से रिलेटेड। थिंक वी कैन डू इट प्रिजर्व आवर
फॉरेस्ट। इसीलिए यही सोच को ध्यान में रखते हुए हमें फॉरेस्ट को क्या करना चाहिए, संरक्षण प्रदान करना चाहिए, ताकि सभी लोग क्या रह सके, अच्छे से रह सके। हमने यहाँ पे कीवर्ड्स के रूप में पढ़ा कैनोपी, क्राउन, डिकम्पोजर्स, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमस रीजनरेशन, सीड डिस्पर्सल, सोयल इरोजन और अंडर स्टोरी। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। वी गेट वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट सराउंडिंग अस, अर्थात बहुत प्रकार के प्रोडक्ट हम फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं जो कि हमारे चारों तरफ उपस्थित है। इसके अलावा ये एक सिस्टम के रूप में कंपाइल है जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और भी सूक्ष्म जीव की उपस्थिति पाई जाती है। फॉरेस्ट में जो ट्री है अपर लेयर के रूप में उपस्थित है, ये सब्स हर्ब्स द्वारा फॉलो किया जाता है। और जो हर्ब्स है लोएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन है, अर्थात वनस्पतिक भाग का सबसे निचला हिस्सा। डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन का अगर बात करें, उसके माध्यम से हमको फूड और शेल्टर जो एनिमल को प्रोवाइड होता है, बर्ड्स को भी और इंसेक्ट को भी मिलता है। वेरियस कंपोनेंट फॉरेस्ट का अगर बात करें तो ये एक दूसरे से अंतर निर्भरता हम बोल सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि ग्रास को कौन खाया था, तो इंसेक्ट खाया था। इंसेक्ट को कौन खाया, तो फ्रॉग खाया। फ्रॉग को कौन खाया, तो एक ये चैन क्रिएट हुआ। इसके अलावा फ्रॉग को अगर क्रो खाता है, हाँ क्रो खा लेगा। तो इस प्रकार ये इंटरडिपेंडेंट का स्थिति दिखाता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है वो टाइम टू टाइम ग्रो होता है, चेंज होता है और पुनः उत्पादित करने का भी क्रिया करता है। इसके अलावा फॉरेस्ट में सोयल और वाटर, एयर और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एक इंटरेक्शन की स्थिति दिखाई देती है। इसके अलावा ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, अर्थात ये मिट्टी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये फॉरेस्ट को ग्रो और रीजनरेट में भी मदद करते हैं, जिसमें सोयल सहायक होता है। फॉरेस्ट जो भी फॉरेस्ट में रहने वाले जो समुदाय हैं अर्थात कम्युनिटीज हैं, उनके लिए एक लाइफ लाइन का स्रोत है। इसके अलावा फॉरेस्ट क्लाइमेट, वाटर साइकिल और एयर क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट पढ़ा जिसको बारे में ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो कैसा लगा आपको लेसन, आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इससे जुड़ा हुआ पीडीएफ और नोट्स चाहिए या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं हम अगले लेसन के साथ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।